मैंने तो अपनी 158 पास्ट लाइफ देखी है। 158। हाँ, और उसमें कुछ एनिमल लाइफ्स भी देखी है। जैसे मैं पहले भी काफ़ी टॉक में कह चुका हूँ, मैं आउल की लाइफ में था, ईगल की लाइफ में था। जो लोग ऐसी बलियाँ चढ़ाते हैं, डेफिनेटली इनके साथ भी लाइफ में कभी ऐसा ही होता है। इनको फांसियाँ लगती है, इनके एक्सीडेंट्स में सर कट जाते हैं। तो जो नागा साधु होते हैं ना, ये लाइट होते हैं। जो अघोरी होते हैं ना, ये एब्सेंस ऑफ लाइट वाले लोग होते हैं। 8 के बाद, शनि के बाद जब भी हम क्रॉस करते हैं जस्टिस के बाद, तो वो हमें मैनिफेस्टेशन होता है। 9 का साल है जस्टिस का, मतलब कुछ लोग जाएंगे अंदर और कुछ लोग मल्टी मिलियनर होके बाहर निकलेंगे। पीएम मोदी के बाद का जो लीडर हाँ, होगा हाँ। वो कैसा होगा, इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, फ्यूचर लीडर, देखो, लीडर बनता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस माइंड पैटर्न से। फिजिकली वो कोई भी हो, करेगा वही जो इंसान की सोच क्या ओवरटेक कर रही है। नमस्कार। हम और आप प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमारे पास्ट में ही डिसाइड हो जाता है। और इसी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की मिस्ट्री को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जो भले पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन दुनिया उन्हें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से के तौर पर ज़्यादा पहचानती है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर उदय शाह जी का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते जी। मैं तो सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूँगी कि पेशे से डॉक्टर हैं, या लेकिन ना सिर्फ भारत में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया Yes. आपको एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के तौर पे जानती है। Right. 26 इयर्स का एक्सपीरियंस, राइट। तो मतलब सर कैसे आपने बिल्कुल चेंज कर दिया अपना फील्ड? फील्ड मतलब ऐसा है ना कि 1995 से 1998 तक मैंने बहुत मेडिकल प्रैक्टिस की मुंबई रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, एज अ फिजिशियन, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन जब उन्हें लिमिटेशंस पता चली कि मेडिकल साइंस की ये लिमिटेशंस है और पेशेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि कफ कोल्ड से कैंसर तक की बीमारियां मुझे ठीक करनी है, तो जो हम नहीं कर पा रहे थे कुछ मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस के वजह से, कुछ फार्मेसी के वजह से, कुछ सर्जरी के लिमिटेशंस के वजह से, उसी के वजह से मैंने एक रिसर्च स्टार्ट किया। और वो रिसर्च आज मुझे 26 साल के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, वो डेप्थ ऑफ द बॉडी, डेप्थ ऑफ द माइंड, डेप्थ ऑफ द सोल लेवल पे, तब जाके बीमारियों का निवारण हो सकता है। ऐसा यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग से किस तरह हाँ, से बीमारियों को ठीक किया जा ठीक सकता किया है। जा सकता है। जी। यस यस यस। लेकिन 26 साल का इतना बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस, हाँ। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मतलब ये होता है ना, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर रिसर्च करना, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक इंसान की तासी क्या है, एक इंसान का कैरेक्टर क्या है, एक इंसान का नेचर क्या है, एक इंसान का बिहेवियर क्या है, एक इंसान का पास्ट क्या है, एक इंसान का प्रेजेंट क्या है, एक इंसान का फ्यूचर क्या हो सकता है, उसके ऊपर इंडिविजुअल रिसर्च होती है। और वो ऑरा साइंस के माध्यम से, एनर्जी साइंस के माध्यम से हम वो रिसर्च करते हैं। आपने इसी ऑरा साइंस में पीएचडी की हुई हाँ, है। यस यस। तो ऑरा क्या होता है, मतलब ऑरा इसके ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब थॉट एंड इमोशंस पैटर्न का एक संगम है कि जो आप सोच रहे हो, जो आपके भाव निर्माण हो रहे हैं, और उसमें आप कितना एक्शन ले रहे हो, और वो एक्शन सही है या गलत है, ये ऑरा कहता है करके, एनर्जी कहती है। अच्छा, तो ये सारी एनर्जीज हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द मैटर करती हैं। हाँ। देखिए, हमारे देश में आप भी मानते हैं हाँ। कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है। हाँ, राइट राइट राइट। जैसे कि आपने स्टार्ट Yes, बताया कि yes, छोटी से बड़ी yes, बीमारी में डॉक्टर ठीक कर right, देगा, right, right. लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस हैं हाँ। जिन्हें हम लाइलाज कहते हैं। हाँ। कैंसर, कोविड देखा तो कोविड का कोई इलाज नहीं। राइट राइट राइट। तो क्या ये स्पिरिचुअली इन्हें ठीक किया जा सकता है, पॉसिबल है? देखो, दुनिया में है ना, कोई भी चीज़ का इलाज किया जा सकता है, जो मैं मानता हूँ। इसका रीज़न भी मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि अगर ये शिवा की नगरी है, जिसको हम शून्य की नगरी कहते हैं, तो हर चीज़ न्यूट्रल होने के लिए आई है। इस दुनिया में कोई भी इनकम्प्लीट चीज़ रह ही नहीं सकती है, क्योंकि नेचर शून्य है। तो इंसान जो जन्म लेता है उसका भी शून्य होना ज़रूरी है। अब वो मरने के वक्त सिर्फ बॉडी शून्य नहीं होती है उसकी, उसका माइंड भी शून्य होना चाहिए, उसके भाव भी शून्य होने चाहिए, उसके कर्म भी शून्य होने चाहिए, तब जाके उसको निर्वाणा मोक्ष मिलता है। तो कोई बीमारी ऐसी अधूरी कैसी रह सकती है?
इसलिए कहते हैं ना, वेयर देर इज अ क्वेश्चन देर इज अ आंसर, वेयर देर इज अ प्रॉब्लम देर इज अ सॉल्यूशन। तो सिर्फ ढूंढना ज़रूरी है, फिर आप बियॉन्ड ढूंढोगे तो फ़ायदा होगा। तो जब मैं मेडिकल साइंस में ढूंढता था तो पहले दवाई के फॉर्म में ढूंढता था, मेडिसिन के फॉर्म में ढूंढता था। जब मुझे लगा कि ये इलाज इनकम्प्लीट है तो मैं माइंड के फॉर्म में मैंने साइकोसोमेटिक ढूंढना शुरू किया। फिर मुझे लगा माइंड भी इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि माइंड को भी तो कोई चला रहा है। फिर मैंने एनर्जी के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया, तो पता चला ये एनर्जी ऐसी होती है, इसके वजह से माइंड ऐसा चलता है ना। फिर मुझे लगा कि बियॉन्ड एनर्जी भी कुछ इस दुनिया में है, और तब पता चला बियॉन्ड एनर्जी इज आत्मा, बियॉन्ड एनर्जी स्पिरिट, बियॉन्ड एनर्जी इज कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड एनर्जी इज अवेयरनेस। अब उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की तब मुझे पता चला कि अब बीमारियों को अच्छे से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आ गया। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, समझ में कि नहीं। मतलब अगर किसी इंसान का नेचर बिहेवियर, एक मोबाइल है, एक कैमरा है, एक साउंड रिकॉर्डर है, उसके सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर आपको पता है तो आप ऑपरेट अच्छे से कर सकते हो। तो इंसान अगर खुद को जितना ज़्यादा समझ ले तो वो खुद को अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। उसको समझ में आता है मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है ना, मेरी अच्छाइयाँ क्या है, मेरी बुराइयाँ क्या है, मेरी बीमारियों का कारण क्या है और उसका निदान क्या है, वो भी वो समझ में आ जाता है। तो उसे कुछ आदतें बदलनी है, कुछ विचार बदलने हैं, कुछ भाव बदलने हैं, कुछ परसेप्शंस बदलने हैं, कुछ अपने इल्यूजन्स तोड़ने हैं, तब जाके वो आराम से ठीक हो सकता है। क्योंकि बीमारी कहीं से आई नहीं है, बीमारी हमने अंदर से निर्माण की है। तो इलाज भी अंदर से ही होना चाहिए, ट्रीटमेंट भी अंदर से ही होनी चाहिए। बाहर से आप सिर्फ सहारा ले सकते हो, लेकिन चीज़ें तो अंदर से ही होती है ना। आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि किस तरह से कोई भी समझो, अभी कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है, तो मुझे ये बताओ ना, कोई किसी को कैंसर कहाँ से दे रहा है। अगर कोविड भी हुआ तो कोविड हमें लगता है कि इसने इसको चेप दिया, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम था तब वो चेप लिया। अदरवाइज तो मैं तो 54 इवेंट्स किया लॉकडाउन के वक्त, बड़े बड़े रिट्रीट्स किया, आउट स्टेशन गया, कभी कोविड नहीं हुआ। बिकॉज मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता हूँ। और हमारे जितने भी 4,500 पार्टिसिपेंट्स थे जो इस कोविड के वक्त हमारे साथ चले, किसी को कोई कोविड नहीं हुआ। तो मैंने कहा वायरस से नहीं डरना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाओ, अपने सैचुरेशन को बढ़ाओ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वायरस एक लेवल पे आके आपके ऑरा के अंदर नहीं जाएगा, आपके एनर्जी फील्ड में नहीं जाएगा, वो बाहर के बाहर तक ही सीमित रहेगा और वो निकल जाएगा करके। ऐसा है, यानी कि हम ऑरा का मतलब ऐसे समझे कि हमारे अंदर की एक शक्ति एक ताकत है जिसे हमें खुद मजबूत जिसको हम मेडिकल साइंस में रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। अभी आप ये पेड़ के बाजू में बैठे हो, इसका एक ऑरा है और ये ऑरा आपको फायदा दे रहा है ना। अभी आप मोबाइल के बाजू में बैठे हो तो इसके रेडिएशन से ये आपको तकलीफ दे रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि किसके बाजू में बैठना है, कौन सी चीज़ खानी है। बिकॉज जो खाओगे, जैसा कहता है अन्न वैसा मन, है ना। तो जैसा मन वैसा अन्न, अब माइंड है वैसा ही फूड डिमांड करेगा। तो अगर मैं ये खाता हूँ तो मेरा मन इसके जैसा रहेगा, मैं अगर नॉनवेज फूड खाता हूँ तो मेरा मन वैसा रहेगा। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं दवाई खाता हूँ तो वो केमिकल है, मैं हर्ब्स खाता हूँ तो मेरा अलग वनस्पति वाला माइंड रहेगा, है कि ना, नेचर के जैसा मेरा माइंड रहेगा। तो हमें डिसाइड करना है कि इनटेक क्या लेना है, और हमें ये डिसाइड करना है कि आउटपुट भी क्या देना है। बिकॉज लोग क्या सोचते हैं ना, अपनी भड़ास निकालते, गुस्सा निकालते, मतलब इरिटेशन निकालते, फ्रस्ट्रेशंस निकालते, तो ये गलत ऑरा इस यूनिवर्स में भेज रहे। तो उसको शून्य कौन करेगा, हम ही करेंगे, बिकॉज हमने भेजा है, राइट। फिर हम ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो हमें धोखे देते, तकलीफ देते, चीट करते, फ्रॉड करते। हम सोचते इन्होंने क्यों किया, बिकॉज आपने इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ छोड़ा है, इसी के वजह से ये चीज़ें आपके पास आई। इज इट राइट। तो इवन महावीर, बुद्धा, जीसस के ऊपर भी ऐसी चीज़ें अटैक हुई और उन्हें समझ में आया मेरा कोई पिछले जन्म का एक कर्म रह गया था जिसके वजह से मैंने उनको अट्रैक्ट किया। जब कृष्ण को, भगवान को भी बाण लगी और उस जिसने बाण मारी उसको बहुत बुरा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसको, भगवान को मार दिया। उन्होंने कहा मेरे पिछले जन्म का ये हिसाब था, वो तूने पूरा कर दिया, तो मुझे ऐसे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली देयर इज कॉल्ड लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो कोई भी बीमारी को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, हम बीमारी को ठीक नहीं करते, न्यूट्रल किया सब निकल गया। इज इट राइट। इसमें पानी है, राइट, इसको आप पूरा खाली कर दो तो ये न्यूट्रल हो गया। समझ में कि नहीं। तो यही चीज़ें हैं कि हर नेगेटिव चीज़ जो हमारे अंदर है उसको न्यूट्रल करनी है। न्यूट्रल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें गायब हो जाएगी।
सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। कर्मा पे तो मैं आगे बात करूंगी हाँ। आपसे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह के स्पिरिचुअल रेमेडीज आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि हम अपने ऑरा को हाँ। नेगेटिविटी से दूर रख सकें, हाँ। किस तरह से उसको स्ट्रांग कर सकें, ताकि जो एक जलन भावना होती है, प्रतिशोध लेने की भावना हाँ। होती है, आसपास की नेगेटिविटी से खुद को दूर रख सकें। हाँ, नहीं इसमें देखो दो ही एस्पेक्ट होते हैं। एक तो अगर आपने अपने आप को समझ लिया है ना, तो आपको समझता है ये मेरी लिमिट अंदर से है और मुझे इस लिमिट को क्रॉस करके स्पिरिचुअल एक्टिविटी से उसको बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यार मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर इतने जकड़े हुए हैं, और जैसे जैसे मैं योगा करता हूँ तो धीरे धीरे मेरे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। मुझे लगता है मेरा माइंड बहुत सख्त है यार, मैं चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसकी बातें क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे मैं मेडिटेशन करूँगा मेरा माइंड ब्रॉड हो जाएगा, राइट, और जैसे माइंड खुलेगा एक रेनबो के जैसे, एक बलून के जैसे, तो मेरी अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि हमें बाहर से डरनी नहीं है कोई चीज़ के, घबरानी नहीं, यार ये कहाँ से मेरे पे अटैक हो रहा है। आपको अपनी अंदर से एक्सपांड करना है, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने ऑरा को, अपनी इम्यूनिटी को, अपने भाव को, अपने विजडम को एक्सपांड करना है। ये एक्सपांड हो गई तो चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। जैसे हम एज अ डॉक्टर कभी भी पेशेंट को, मरीज को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, हमें कोई चेप नहीं लगता, हमें इन्फेक्शन नहीं लगता, बिकॉज हम बहुत पॉजिटिव माइंड से जाते हैं, एक सेवा भाव के माइंड से जाते हैं। अब यही पेशेंट के रिलेटिव अगर हमारे पास आते, हम बोलते नहीं आप नहीं आ सकते, आप अलाउड नहीं है, वो बोलते अरे हमारा रिलेटिव हम क्यों नहीं आ सकते, हम कहते हैं आपको चेप लग जाएगा, क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड है। तो जो आदमी इमोशनली अटैच्ड है ना, उसको अटैक होता है, और जो आदमी न्यूट्रल रहता है, शून्य रहता है, उसको दुनिया में कोई तकलीफ नहीं दे सकता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यही चीज़ आप दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परिस्थितियों में न्यूट्रल रहें। एग्जैक्टली, दैट्स, अभी जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो आपने देखा नंदी वैसे के वैसे ही थे, बिल्कुल, क्योंकि वो नंदी शून्य है, इज इट राइट, उसके अंदर इतना पेशेंस है, इतनी पोटेंशियलिटी है, उसको तो बाढ़ अफेक्ट नहीं की। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है कि आप अगर अपनी जगह एकदम स्ट्रांग है, पोटेंशियल है और पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो आप प्रोटेक्टेड है, कोई इशू नहीं है आपको, सिंपल है। अभी आपने कर्मा पे बात की, यानी कि आप ये मानते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं हमें इसी जन्म में भोगने होते हैं। लेकिन जो इस जन्म के कर्म है फिर उनका क्या? नहीं, ये तो कैसा है, ये एक टाइम का साइंस है। टाइम का साइंस का मतलब क्या है कि अगर मैंने पिछले मंथ में एक बिल नहीं पे किया तो ये महीने में डबल बिल आएगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो पिछले जन्म में कोई कर्म मैंने ठीक नहीं किया तो ये जन्म में भी आ गए, डिफॉल्ट है ना। लेकिन जब हमें ये मालूम ही ना हो कि हम पिछले जन्म में, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं अभी ये यहाँ पे आ रहा हूँ कि अभी कैसा है कि मुझे लगता है यार मैंने इतना ही इस्तेमाल किया तो मुझे डबल बिल क्यों है यार। और जब मैं पिछले मंथ को के बिल को बुलाऊंगा, देखूंगा, अरे हाँ ये तो मैंने पेड ही नहीं किया, इसके वजह से ये, तो मैं एक्सेप्टेंस में आ जाऊंगा। तो हम इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ये प्रयोग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ताकि लोगों को बताएं ये जो आपके साथ आज हो रहा है ये पहले भी हो चुका था। अच्छा। लेकिन आपने वो किया था, अब वो आपके साथ कर रहे हैं। यानी कि मैं आसान शब्दों में समझूं तो आप ये बता देते हैं कि भाई सामने वाले इंसान का पूर्व जन्म में वो किस कैरेक्टर में था, क्या उसने किया। एग्जैक्टली, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉसिबल है? देखो पॉसिबल मतलब ऐसा है कि अगर आप लॉजिकली सोचो 90% के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे ही नहीं इस दुनिया में, कहीं नहीं मिलेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक आप पीछे नहीं जाओगे। ओके, है ना, मतलब एक बच्चे को भी कम नंबर आते हैं मैथ्स में, साइंस में, जब तक आप उसका पेपर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे कि इसने कहा मैथमेटिक्स में मिस्टेक की है, ग्रामर में मिस्टेक की है, आपको कैसे पता चलेगा इसको नंबर क्यों कम आए। तो हम रीइवैल्यूएशन के लिए प्रोसेस करते हैं ना, बोर्ड में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे तो इतने कम नहीं आ सकते, तुमने कैसे कम दे दिए। तो आप बोलेंगे भाई छोटी छोटी गलतियां ना तुमने समझी नहीं, तुमने आंसर सही लिखे, गलतियां तुम्हें नहीं पता। इज इट राइट? तो यही चीज़ें हैं कि पिछले जन्मों में जो हमारी लोअर कॉन्शियसनेस के वजह से या इग्नोरेंस के वजह से या ईगो के वजह से जो गलतियां हमने करी है, उसी को तो सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अभी मैं 10 दिन पहले कामाख्या देवी
टेम्पल में था, वहाँ जो बलियाँ चढ़ा रहे थे मेरे सामने, मैंने पंडित को कहा कि भाई मुझे भी एक पूजा करवानी है। तो उन्होंने 2 ऑप्शन पूछे, आपको बलियों की पूजा करवानी है या फूल की पूजा करवानी है। मैंने कहा फूल की पूजा करवानी है। बोले ठीक है। तो मुझे बिठाया, कहा 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना था, माँ की ब्लेसिंग लेनी थी। अब मेरे सामने कुछ लोग 10 बकरी की मुंडियाँ लाते थे, कोई गाय की मुंडियाँ काट के लेके आते थे, मेरे बगल में ही बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वो पूजा लिखाई थी। इज इट राइट? अब मैंने बहुत रिसर्च पहले भी कर चुका हूँ कि जो लोग ऐसी बलियाँ चढ़ाते हैं, डेफिनेटली इनके साथ भी लाइफ में कभी ऐसा ही होता है। इनको फांसियाँ लगती है, इनके एक्सीडेंट्स में सर कट जाते हैं। हम बोलते हैं अरे आज ही इसने हेलमेट नहीं पहनी और आज देखो एक्सीडेंट में इसका सर कट गया, ब्रेन हैमरेज हुआ, पैरालिटिक अटैक हुआ, कोमा में चला गया। अब इनके ऊपर रिसर्च करके पता तो चला कि पिछले जन्म में इन्होंने ही कुछ काटा था, तो वो रिवेंज जो था, तो वो रिवेंज कहीं तो न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं जी। अब वो जो गोट थी या वो जो गाय थी जो मरी थी, वो तो रीइंकार्नेशन लेगी, फिर से जन्म लेगी। अब वो बदले के भाव से लेगी, वही इसका एक्सीडेंट करेगी, वही इसको कोई क्रिमिनल केस में फंसाएगी, ये इसको फांसी चढ़वाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि बगैर लॉजिकली ये चीज़ें होती है। कुछ तो रीज़न है। मैं इतने जेलों में जाता हूँ, मैं इतने प्रोग्राम्स करता हूँ, और मैं जब उनकी ऑरा रीडिंग करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ भाई ये क्राइम आपने क्यों किया या ये आपके साथ क्यों हुआ। अब आपकी चॉइस है, आपको उसको न्यूट्रल करना है कि बदले के भाव से बाहर आना है, तो आप उसी पैटर्न को रिपीट करोगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर क्या आप अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें? या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले मैं कुरुक्षेत्र पे गया था यहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक मीडिया टीम थी आपके जैसी। उन्होंने कहा भाई आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा ले लो। तो मैंने कहा भाई कल ले लेना, आज मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है। मैं जब म्यूज़ियम में गया और वहाँ पे जो मैंने चीज़ें देखी, जो म्यूज़ियम में कुरुक्षेत्र में, ये चीज़ें पास्ट लाइफ में काफ़ी लोगों ने मेरे साथ देख चुके थे कि भाई वो ऐसे मरे थे, इनकी लाशें ऐसी गिरी हुई थी, वो ऐसे वॉरियर थे, कोई मतलब कौरव के साइड था, कोई पांडव के साइड था, उन्होंने देख लिया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब ये चीज़ें कैसी होती है ना, वो रिपीट होती है लाइफ में, या तो उसी जगह पे रिपीट होती है या उसी इंसान, उसी सोल के साथ रिपीट होती है। तो ऐसे काफ़ी हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि लोगों को जो कटे हुए हाथ रहते हैं, कटे हुए पैर रहते हैं, एम्प्यूटेशंस होते हैं, या अपाइज होते हैं, या अंधे पैदा होते हैं, ये उन्हीं कोई वॉरियर लाइफ की ना एक डीप मेमोरीज होती है, और उसी के वजह से ये विक्टिमाइज्ड होते हैं। तो उसको तो कोई लॉजिक नहीं है कि भाई बगैर आँखों के ये क्यों पैदा हुआ, समझ में कि नहीं, ये इसके पैर को क्यों एम्प्यूट करना पड़ा, इतनी छोटी उम्र में इसके क्यों हाथ नहीं है, ऐसे नहीं है करके, या किसी की स्पाइनल इंजरीज है। तो कोई सोचता है ये स्पाइनल इंजरीज कैसे, मतलब इश्यूज है, क्योंकि पिछले जन्म में जहाँ उसने वॉर किया है, जहाँ उसने चाकू मारा है, तलवार मारी है, तो डेफिनेटली उसी जगह पे ना क्वांटम मेमोरीज होती है, उसी बॉडी के पार्ट पे, और उसी को रिएक्टिवेशन होता है, और फिर सर्जरी के ऊपर सर्जरी होती है, या उसकी कोई बीमारी का निदान ही नहीं होता है, डायग्नोसिस ही नहीं होता है, इलाज ही नहीं होता है। ये काफ़ी ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमने देखा है। और जब हमने उसको फॉरगिवनेस करवाया, उसको रीलिविंग करवाया, उसको रिलीज़ करवाया, वो कहता है अब तो मेरी ट्रीटमेंट हो गई, या अब तो मुझे अच्छी सी ट्रीटमेंट काम में आ रही है जो पहले आ नहीं रही थी। तो ऐसे काफ़ी ऐसे केसेस हमने सॉल्व किए हैं जो मेडिकली हम कभी नहीं कर सकते थे, ऐसा है करके। राइट? कभी आपने अपने ऊपर कुछ ऐसा किया कि आप बता सके कि आप अपने पूर्व जन्म में क्या थे, क्या मैंने किया? तो अपनी 158 पास्ट लाइफ देखी है। 158? हाँ, और उसमें कुछ एनिमल लाइफ्स भी देखी है। जैसे मैं पहले भी काफ़ी टॉक में कह चुका हूँ, मैं आउल की लाइफ में था, ईगल की लाइफ में था। पर ये मालूम कैसे चलता है? देखो कैसा है ना, आपकी आंखें हैं ना, ये कभी बदलती नहीं है। आप कितने भी जन्म ले लो, आप स्त्री में आ जाओ, पुरुष के जेंडर में आ जाओ, आप एनिमल लाइफ में आओ, कोई भी आओ, आपकी आइज़ कभी चेंज नहीं होती, और अपनी आंखों से आप देख सकते हो कि ये चीज़ें यही है। मतलब आपको समझ में आएगा कि ये मैं हूँ या कौन है करके, है ना। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं ऑरा कैसे देख पा रहा हूँ लोगों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ आउल की देखी, तो मुझे समझ, मेरी थर्मल विजन वो आउल के वजह से। तो ये सब आपको सपनों में दिखने लगा? सपनों में नहीं, मैंने अपने ऊपर प्रोसेस किया। अच्छा। हाँ, बिकॉज मैंने कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी सीखी है जिसको हम सेल्फ हिप्नोसाइज कहते हैं या सेल्फ मेडिटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और मैंने अपनी लाइफ देखी। तो जब भी मुझे कोई ऐसे लगता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, तो मैं उसके लिए एक पास्ट लाइफ देखता हूँ, अपनी देखता हूँ,
और अगर मुझे लगता है किसी इंसान की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैं इंसान का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता हूँ कि तुम देखो कि भाई क्यों आपका और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर वो विलिंग है तो, नहीं है तो मैं अपना ही प्रोसेस करता हूँ मैक्सिमम टाइम तो, और उससे मुझे समझ में आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ करके। सिंपल है। तो ये तो मेरे ख्याल से एक टाइम ट्रेवलर वाली टाइम कहानी हो ट्रेवल गई ही है ये, कि मैंने आप शुरू अपने में आपको present कहा से ना, past में जा रहे हैं। एग्जैक्टली ये टाइम ट्रेवल का मतलब क्या है, आपकी सोल पिछले संस्कारों से गुजर चुकी है, उसने कहाँ पे कोई काम अधूरे छोड़े हैं, क्या कमिटमेंट्स है, क्या आपके वाउस है, क्या प्रोमिसेस है जिसको आपने पूरा नहीं किया, उसी को तो पूरा करने के लिए वापस आ रहे हैं हम, अदरवाइज क्यों आएंगे हम। और आप सोचो इस दुनिया में लोग इतने अलग अलग प्रोफेशन क्यों चूज करते हैं, इतने अलग अलग एजुकेशन क्यों चूज करते हैं, इतने अलग अलग धर्म क्यों चूज करते हैं, इतने अलग अलग पॉलिटिक्स क्यों चूज करते हैं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा कमिटमेंट है कि मुझे ये चीज़ पूरा करना है, तो उनको उसी सिलेबस में जाना ही पड़ेगा, उसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, उसी पॉलिटिक्स में जाना ही होगा। दैट इज़ द अनहील्ड पार्ट या अनएजुकेटेड पार्ट, ऐसा है करके। आफ्टर डेथ सोल कहाँ चली जाती है मालूम नहीं, हाँ लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस परिवार में उस सोल को दोबारा रिबर्थ लेना है। हाँ फॉर एग्जांपल अगर मृत्यु हो जाती है तो हाँ। अंबानी के घर में ही उसे पैदा होना हाँ, है हाँ। या किसी गरीब के घर में पैदा, ये कैसे डिसाइड होता है? नहीं, ये डिसाइड नहीं होता है। हमें ना, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके ना सिर्फ वो मेनू कार्ड में लेके ना हम सिर्फ वो चीज़ को ऑर्डर करते हैं, है ना, कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये साउथ इंडियन ये डिश खानी है, मुझे पंजाबी ये डिश खानी है। उसके बाद अंदर क्या रेसिपी बनती है ना, ये हमें नहीं पता होता। ओके। इज इट राइट? तो लाइफ बिटवीन लाइफ, जब हम गॉड के सामने प्योर लाइट के फॉर्म में बैठे रहते हैं या प्योर कॉन्शियसनेस के हैं, तो हम कहते हैं भाई नेक्स्ट लाइफ में ना मुझे ये अनुभव लेना है, ये अनुभव ले चुका हूँ, मुझे नेक्स्ट टाइम ये नहीं लेना है। तो फिर वो एक तैयार होती है, उसकी एक लाइफ प्लानिंग तैयार होती है, और उस प्लानिंग के साथ हमें नीचे भेजा जाता है, जिसको कहते हैं सोल प्लान। समझ में आ रहा है? तो वो प्लान में क्या करना है, किसको मिलना है, कहाँ जन्म लेना है, ये सब वो डिसाइड करता है। तो हम तो किचन में तो नहीं जाते, है ना, कि बोलेंगे कि भाई मुझे साउथ इंडियन डिश ऐसे बना के दो, ये चीज़ ऐसे बना के दो, ऐसे तो नहीं होता है। अब देखो एक फ्री विल होता है ना, जैसे हम सबवे में जाते हैं, सबवे में एक फ्री विल होता है कि भाई मुझे कौन से ब्रेड चाहिए, कौन से सॉसेस चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, एक फ्री विल होता है करके। तो जो आदमी अपने कर्म ठीक करके गॉड के पास जाता है ना, वो फ्री विल मिलता है। तो गॉड पूछता है तुझे ये जो लेसन सीखने हैं ना वो किससे सीखने हैं, अंबानी के घर में जाके सीखने हैं कि सचिन तेंदुलकर के घर में जाके बच्चा बन के सीखना है, कि तुझे जो पैसे वाले का एक एक्सपीरियंस चाहिए, ये फ्री विल है। तो उसको उस हिसाब से भेजा जाता है। लेकिन जिसके पास फ्री विल नहीं है, जिसके कर्म कटे ही नहीं है, उसको कोई चॉइस नहीं है, उसको जैसा है वैसा ही गो थ्रू करना पड़ेगा। जी राइट, बिल्कुल। जो कि हम सोल की बात कर रहे हैं, हाँ। तो कुछ सोल कहते हैं कि बहुत बुरी होती हैं, हाँ जो जब तक रहती हैं इस पृथ्वी पर तो कुछ किसी का बुरा करती हैं, या हाँ। बहुत ईविल होती हैं। राइट, तो इन सोलों का क्या फ्यूचर होता है? नहीं, हम है ना स्पिरिचुअल साइंस में बुरा नहीं बोलते, रिलीजियस साइंस में बोलते हैं। ये धर्म है या अधर्म है, ये पाप है ये पुण्य है, ये रिलीजियस साइंस में हुआ। स्पिरिचुअल साइंस में ना हम उसको डिफाइन करते हैं, ये लाइट है और ये एब्सेंस ऑफ लाइट है। समझ में आया? ये लाइट है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट है। मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है यिन यांग, यिन यांग कहा जाता है। अब कैसा है कि कोई भी चीज़ है ना, जब आप करने जाते हो तो आपको थोड़ा तो अंदर से डर लगता है कि नहीं, कि कैसे होगा। अगर मैं आपको पहली बार कहूँ आप ड्राइव करो, आप बोलेंगे यार मैंने तो हाईवे पे ड्राइव नहीं किया है, लाइसेंस तो है मेरे पास, लेकिन डर है मुझे। अब आपके डर से ना आपका एक्सीडेंट होता है, ठीक है कि नहीं? जी। तो इसमें जिसने आपकी गाड़ी को डैश किया है ना, वो कल्प्रिट नहीं है, आप फियर के साथ ड्राइव किया ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसको साइंस कहता है हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी के जो सोल्स होते हैं ना, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज डर है। जैसे हम किसी नए एरिया में जाते हैं या रात को जाते हैं, हमें डर लगता है, तो फिर अचानक एक डॉग बार्क करता है, कुत्ता भौंकता है, हम बोलते हैं यार ये देख कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन डर के वजह से अट्रैक्ट किया ना आपने। जी। कुत्ता तो वहाँ पहले से पड़ा हुआ था, समझ में कि नहीं? तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाला था, और आप
लो फ्रीक्वेंसी में उस मोमेंट में गए तो आपको वो मिला, आपका रेजोनेंस हुआ, तो उसमें उस कुत्ते की क्या गलती थी? अब कितने संत पुरुष महात्मा को देखेंगे, कुत्तों के साथ बैठे रहते, शेरों के साथ बैठे रहते, सांप के साथ बैठे रहते, एनिमल्स तो है जी। है ना, लेकिन उनको तो कोई डर ही नहीं है। अब डर नहीं है तो अटैक भी नहीं है। तो हम क्यों किसी को ऐसा बोले कि ये इंसान बुरा है, क्यों ऐसे बोले कि ये गलत है? हम ये बोले कि ये चीज़ें मेरी कहीं ना कहीं डर थी जिसके वजह से मैंने उसको आकर्षित किया, या मेरे अंदर का डर बाहर आया और वो डर को ही मैं हैंडल नहीं कर पाया, वो गुस्से को मैं हैंडल नहीं कर पाया, वो इनसिक्योरिटी को मैं हैंडल नहीं कर पाया। तो इसमें किसी की गलती कहाँ हुई, मुझे बताओ। जी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। हम महाराष्ट्र में एक जगह है, शायद आपने सुना होगा, शनि शिंगणापुर, जी। है ना, जहाँ कहते हैं शनि भगवान का ओरिजिनल स्थान है करके। अब वहाँ पे एक रूल है कि कोई दरवाजा नहीं लगाना, ताले नहीं लगते। ताले नहीं लगते, दरवाजे भी नहीं लगते। ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, मैं इतने साल से जा रहा हूँ, तो वहाँ चोरियाँ भी नहीं होती। समझ में? मतलब लोग ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि पता है नहीं शनि गॉड है और यहाँ मारने नहीं है, मारते हैं तो वो टूट जाते हैं, ताले टूट जाते हैं करके। तो मैं यही कहता हूँ, जब हमारा अंदर का डर ही खत्म हो जाता है तो दुनिया में फिर बुराइयाँ है कहाँ, नेगेटिविटी है कहाँ, मुझे ये बताओ। हमारा ही जो डर है उसी चीज़ को हम पॉजिटिव करने के लिए कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और हम ही उस चीज़ को फेस करते हैं। अदरवाइज तो वो चीज़ें है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा देखा जाएगा तो। मतलब हमारी लाइट नहीं है तो डार्क है, अब डार्क है तो लो फ्रीक्वेंसी के जो चीज़ें हैं वो तो आपके पास आने ही वाली है। तो फिर हम यही समझे कि ये हमारा ही डर है कि हम नेगेटिव चीज़ें हमारे पर हावी हो जाती हैं। एग्जैक्टली। अभी आप देखो ना, शिव जी को देखते हैं तो गले में नाग रहता है, सांप रहता है, तो कहाँ डर है उनका? वही तो कहते हैं कि भाई मैं नहीं डरता हूँ, तुम भी मत डरो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, जो कि हम बात कर रहे हैं अंधेरे और उजाले की, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। Right. अब अगले साल महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं। हाँ। और महाकुंभ में अघोरी, सन्यासी, इनकी एक अपनी एक अलग ही ऊर्जा होती है। हाँ, राइट। यज्ञ होते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा निकलती है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी मैं आपसे। देखो, मैं आपको है ना, मैंने 2019 में वहाँ कुंभ के मेले में जाके जो रिसर्च किया ना, मैं उस आधार पे आपको कह रहा हूँ। मैं 1 हफ्ता वहाँ रहा और उसमें मैंने अघोरियों को बहुत देखा, उनका ऑरा किया, उनकी एनर्जी देखी। मैंने बहुत नागा साधुओं को भी मिला, उनके साथ मैंने शाही स्नान भी किया, उनके साथ में रहा। तो उनका है ना एक क्या कहता है ना, जैसे मैंने बताया, लाइट एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जो नागा साधु होते हैं ना, ये लाइट होते हैं। अच्छा। जो अघोरी होते हैं ना, ये एब्सेंस ऑफ लाइट वाले लोग होते हैं। ठीक है। अब कैसा है, हम 2 लोगों को अप्रोच करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। एक उनको अप्रोच करते हैं जिनके पास लाइट है, एक उनको अप्रोच करते हैं जिनके पास लाइट नहीं है ना। जैसे लोग कामाख्या देवी जाते हैं, लोग कहीं तांत्रिक प्रोसीजर करने के लिए कलकत्ता जाते हैं, राइट। हमारे महाराष्ट्र में लोग जलगांव जाते हैं, ऐसा है, जहाँ पे ये तांत्रिक प्रोसीजर्स होती है, वो एब्सेंट ऑफ लाइट वाली होती है। अब दोनों अगर कुंभ के मेले में मिलेंगे, राइट, तो ये लोग है ना, ये वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं जो लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं अब लोगों की ये समस्याएं हैं, जो एब्सेंस ऑफ लाइट वाले कहते हैं, और ये जो लाइट वाले लोग होते हैं ना, ये उसके सॉल्यूशंस वहाँ पे क्रिएट करते हैं, राइट। तो जब वो सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं तो कुछ दिन के बाद एक थेरेपी के नाम पे, एक मेडिसिन के नाम पे वो चीज़ें बाहर आती है कि ये नया टाइप का मेडिटेशन आया है, नई टाइप की हीलिंग मॉडलिटी आई है, ये नई टाइप की मेडिसिन आई है, केमिकल मेडिसिन आई है, एनर्जी मेडिसिन आई है। तो ये वो लोग डिसाइड करते कि इन प्रॉब्लम का निवारण कैसे करना। जैसे कोविड आया है ना, तो साइंस समझ गया ये वायरस के लिए एक एंटी वायरल मेडिसिन बना दी है, तो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाया, ठीक है कि नहीं। तो वो लेबोरेटरी में जाके उन्होंने उसकी रिसर्च की और उन्होंने वैक्सीनेशन बनाया। जैसे वैक्सीनेशन हमने लेना शुरू किया तो कोविड गायब हो गया, वायरस गायब हो गया। तो जैसे जैसे हम उन फोटॉन्स के लोगों पे अप्लाई करते हैं कि हाँ ये नया टाइप का योगा आया, नया टाइप का मेडिटेशन आया, नए टाइप की स्पिरिचुअल थेरेपी आई, लेट मी एनरोल माई सेल्फ इन टू दिस सिस्टम, तो वो लोग इस एब्सेंस ऑफ लाइट के इश्यूज को फेस कर सकते हैं।
और जो लोग कहते हैं मुझे कुछ नया नहीं सीखना, मैं जो पहले से सीखा हूँ मुझे वही धर्म ध्यान करना है, वही कर्म कांड करना है, तो वो बेचारे सफरर रहते हैं, बिकॉज जो लेटेस्ट चीजें आई है उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस दुनिया में जो कुछ नया नया आया है, चाहे दवाएं या दुआएं जो भी नई प्रकार की आई है, उसमें हम अपडेटेड रहे, तो फिर हमें कितना भी बुरा इस संसार में चलने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट ईयर 2025, मतलब जिसको हम टोटल कहते हैं 9, है ना, तो 9 इज अ मैनिफेस्टेशन। तो कभी भी 8 के बाद, शनि के बाद जब भी हम क्रॉस करते हैं जस्टिस के बाद, तो वो हमें मैनिफेस्टेशन होता है ना। तो जैसा अभी आदमी बोलता है कोर्ट में आज रिजल्ट आ गया, तो बाहर आने वाला 2 इंसान होता है, एक जेल में जाता है और एक सुकून से घर पे जाता है कि हाँ आखिर मुझे जस्टिस मिल गया। तो ये 9 का साल है जस्टिस का, मतलब कुछ लोग जाएंगे अंदर और कुछ लोग मल्टी मिलियनर होके बाहर निकलेंगे, ऐसा है करके। लेकिन इसके बीच में ये जो कुंभ का मेला है, जिसके वजह से 2 एनर्जीज एक्टिवेट होने वाली है, कुछ डार्क बहुत एक्टिवेट होने वाली है, कुछ लाइट बहुत एक्टिवेट होने वाली है। अब अगर आपकी सोच मटेरियल है, सेल्फिश है, आप डार्क पे अट्रैक्ट होंगे, और अगर आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपको लगता है यार मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाणा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तो आप उस फोटोन पे, उस लाइट पे अट्रैक्ट होंगे, तो आपको वो साल भारी नहीं पड़ेगा, आप इंजॉय करोगे उस साल को। सो इट्स मैटर ऑफ द चॉइस ऑफ द पीपल कि वो किस चीज़ पे अट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो मैं कुंभ में भी देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत उस अघोरियों को घेरे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इसके बाजू में बैठेंगे तो कुछ शक्तियाँ आएगी और कुछ हमारे सपने पूरे होंगे। इज इट राइट? अब वो लोग कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं और जो देते हैं, और सही में लोगों की पूरियाँ होती हैं, बिकॉज उनका भी एक पावर है, उनका लो फ्रीक्वेंसी का पावर है, उससे मैनिफेस्ट होता है। ये जो नागा साधु है उसका हाई फ्रीक्वेंसी का पावर है, उससे भी मैनिफेस्ट होता है। चॉइस किसकी है मुझे बताओ? हमारी। बस सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इज इट राइट? अगर मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, टेंशन में हूँ, शाम के टाइम पे, आफ्टर द होल डे ऑफ द वर्क, चॉइस मेरी है, मुझे एक पैक लेना है, एक या स्मोक करना है, या मुझे कुछ देर तक मेडिटेशन करना है, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। चॉइस किसकी है? हमारी। बस सिंपल है। तो हम कभी भी है ना ये डिफाइन नहीं करते कि दुनिया खराब है, दुनिया में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। वो तो हर ज़माने में था, राम का ज़माने में, कृष्ण का, हनुमान जी के, मतलब बुद्धा के ज़माने में, हर ज़माने में ये 2 एनर्जीज तो रहती थी ना, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। तो इट्स मैटर ऑफ अवर चॉइस। फिर क्यों हमें पैनिक होना है करके? सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी साल आने दो, कोई भी न्यूमरोलॉजिकल नंबर आने दो, हर बार हमारी चॉइस होती है। मैं तो कहता हूँ इंसान जब जेल में भी होता है ना, तो कुछ सोचता है कि नहीं नहीं मुझे ध्यान करके ना, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करके ना पॉजिटिव होके बाहर निकलना है। उधर भी चॉइस होती है। और कुछ लोग है ना बाहर दुनिया में अच्छे से घूमते हैं, सोचते हैं यार अच्छा हुआ मैं तो बच गया, चलो और एक क्राइम करता हूँ, दूसरा क्राइम करता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी कि 100 बात की एक बात ये निकल के आती है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा ही पाओगे। एग्जैक्टली। तो हम जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस करते हैं, पुनर्जन्म के, उसमें सिर्फ यही बताते भाई गलतियां तुमने कहाँ करी थी, इस गलतियों को दोहराना नहीं। तुमने गलत चॉइस करी थी, अब इस वक्त ये वापस रिपीट होने वाला है, अब चॉइस सही करो। लेकिन यहाँ पे ना जो मुस्लिम्स हैं, हाँ, वो तो पूर्व जन्म में इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। हाँ, तो जब ऐसे लोगों से आप मिलते हैं तो इनके साथ किस तरह का आपका, इन्हें क्या सॉल्यूशन आप दे पाते हैं? क्या है ना, धर्मों की अपनी एक कॉन्सेप्ट होती है, एक अपनी एक थियरी होती है, और वो इसलिए वो थियरी बनाते हैं ताकि लोग भटके ना। जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब स्कूल के बच्चों को ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना है। बिल्कुल। तो स्कूल का बच्चा ये नहीं बोलेगा मुझे कॉमर्स चाहिए, मुझे आर्ट्स चाहिए, मुझे साइंस चाहिए, ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो सारी धर्मों की ना अपनी एक क्या कहते हैं, एक मॉड्यूल होती है, और वो कहते हैं इस मॉड्यूल को फॉलो करो, भटको मत इधर उधर, है ना। बिकॉज हम स्कूल में हैं तो हमें रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करना है। जब आप उस स्कूल से बाहर आते हो, अब आपको चॉइस है कि मुझे कौन से फैकल्टी में जाना। इज इट राइट? तो वो आप एक्सप्लोर तो कर सकते हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि स्कूल में मुझे बोला था कि आपको और कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना, ऐसा नहीं है। अब मैं जा सकता हूं तो क्यों ना मैं जाऊं? जी, है ना। तो मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे जैन में भी संतों ने कहा, जैन साधुओं ने कहा कि कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होती है, ऐसे मुझे कहा। लेकिन जब मैंने जैनिज्म के ऊपर मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि महावीर ने 513 लाइफ देखी थी।
अच्छा। जो कहीं पे मेंशन नहीं की गई है। इज इट राइट? बुद्धा के भी इसमें लोग कहते हैं, बुद्धिज्म में मैंने भी 1 साल का मैंने बुद्धिज्म का किया, उसमें कहते हैं कोई पास्ट लाइफ नहीं होता, जबकि बुद्धा ने 649 पास्ट लाइफ खुद की देखी थी करके। इज इट राइट? तो वो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल के टीचरों को पता नहीं कि आगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स होता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो, ये सिलेबस पे फोकस करो, मतलब ये एग्रीगेट मार्क मिलने वाला है तुम्हें, सबका 1% आने वाला है, उसके आधार पे तुम्हें बाहर निकलना है ना। तो अभी मुस्लिम कहते हैं भाई 5 बार नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर मैं श्वेतंबर जैन हूँ तो मुझे वो फॉलो करना है, मैं दिगंबर जैन हूँ तो मुझे वो फॉलो करना है, अगर मैं राम भक्त हूँ तो मुझे राम को फॉलो करना है, कृष्ण हूँ तो कृष्ण को फॉलो करना है। तो एक बार वो फॉलो करो जो आपको कहा जाता है, उसके बाद आपको लगता है मैंने बहुत शिद्दत से फॉलो किया, अब टाइम आ गया मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है। और जब अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो आप पास्ट लाइफ में जाने ही जाने वाले हो, बिकॉज आप समझ गए हो कि ये मेरा पहला जन्म है ही नहीं। क्योंकि कितनी चीज़ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ जो मुझे धर्मों ने नहीं सिखाया, संस्कारों ने नहीं सिखाया, फैमिली ने नहीं सिखाया, वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब कहीं तो पास्ट लाइफ होगा, है ना। काफ़ी चीज़ें आपने भी की होगी और लोगों ने आपको बोला होगा कि यार ये तूने कहाँ से सीखा, तो आपने कहा पता नहीं, मैंने तो कर लिया, मतलब ये पास्ट लाइफ से ही आया है ना, आपके पेरेंट्स तो जानते नहीं थे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये आपको समझना यह जरूरी है कि हर इंसान की पास्ट लाइफ होती ही होती है, भले वो माने या ना माने। अगर आप आदिवासियों के एरिया में जाके बोलोगे कि ये मेरे पास फ़ोन है और इससे आप बात कर सकते हो, वो बोलेंगे मैं नहीं मानता हूँ। दैट डजंट मीन दैट मोबाइल डजंट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर है? तो वो शुरू में बंदिश करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि भाई भटके नहीं। अदरवाइज लोग क्या सोचेंगे, अच्छा ये होती है इसका मतलब मुझे दूसरे धर्म में जाना है, राइट। तो आदमी डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। स्कूल का बच्चा सोचेगा अच्छा बाहर आज़ादी है कॉलेज में तो मैं डायरेक्ट कॉलेज में जाता हूँ, तो वो तो स्कूल पूरी करेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी, राइट। अब जैसे कि आप समझा रहे हैं हमें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब पास्ट में जाके Exactly. आप अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है जो आपने खुद जाना, मतलब क्या ये पूरा क्या ट्रीटमेंट क्या है? मैं तो नहीं, प्रोसीजर 2 ही है इसमें, 2 भी नहीं, मैं 3 प्रोसीजर बताऊंगा। एक प्रोसीजर हिप्नोथेरेपी का होता है ना, कि हिप्नोटाइज करते हैं। जैसे हमारे मेडिकल साइंस में भी जो MD साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, अगर आप देखो वो डी एडिक्शंस करते हैं, किसी को दारू सिगरेट से छुड़ाना है तो वो हिप्नोटाइज करते हैं। और वो लंदन की यूनिवर्सिटी में भी वो PhD करके आए हुए रहते हैं, मतलब प्रॉपर एजुकेशन लेके आए रहते हैं, राइट। तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो डी एडिक्शन करके वो वापस कॉन्शियस माइंड में आते हैं। ये एक प्रोसीजर है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। दूसरा प्रोसीजर है मेडिटेशन का, ठीक है, कि लोग अल्फा लेवल की मेडिटेशन करते, फिर थीटा में जाते, फिर डेल्टा लेवल की मेडिटेशन में जाते, वहाँ पे वो अपने पास्ट लाइफ जन्म में खुद ही जाते हैं, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और वो अपने पुनर्जन्म को देख के करेक्शन करके हुए वो प्रेजेंट लाइफ में आ जाते हैं। ये सेकेंड प्रोसीजर है। थर्ड प्रोसीजर है, ना वो हिप्नोथेरेपी करते हैं ना तो वो मेडिटेशन करते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंट लाइफ की हरकतों के हिसाब से समझ जाते हैं कि मेरे पिछले जन्म के कर्म क्या रहेंगे जिसके वजह से मैं ये कर रहा हूँ जी। और वो इजीएस्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन विथ अवेयरनेस, कि आप सिर्फ होश में रहो और देखो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ये हरकतें आप क्यों कर रहे हो। इज इट राइट? आप एक बच्चे को 10 खिलौने दे दो खेलने के लिए, उसमें से वो कौन सा खिलौने से खेलता है उससे समझ में आता है इसका पास्ट लाइफ क्या होगा जी। समझ में? मतलब आपने उसको एनिमल्स भी दे दिए, आपने उसको डॉल्स भी दे दिए, आपने उसको कुछ मेडिकल चीज़ें भी साधन दे दिए खेलने के लिए, कुछ गुड्डा गुड्डियाँ दे दिए, तो उससे वो एक पिकअप करेगा, तो समझ में आता है कि भाई इसका क्या होगा पास्ट लाइफ। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। कहते हैं कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखता है, लेसन सीखता है। परफेक्ट। और आपने भी सीखे होंगे। हाँ। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? हाँ, मतलब मेरा तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो क्या था कि 1998 में जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी बिकॉज मैं बॉम्बे की अच्छी एरिया में रहता था, और
अच्छी एजुकेशन लेने के बाद तो डेफिनेटली आपका तो सब कुछ अच्छा ही चलता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने फास्टिंग की थी, वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट डे था लाइफ का, जब मैंने जैनिज़्म का हमारा पजोशन होती है और लास्ट डे फास्टिंग करनी पड़ती। मैंने सोचा चलो आज अटेम्प्ट करूँ, घर वाले तो हर बार करते हैं, फैमिली तो हर बार करती है। तो उस टाइम पे ना मैंने 21 आवर्स की एक मेडिटेशन की। 21 आवर्स की? हाँ 21 आवर्स की। मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन खाली पेट था, क्लिनिक बंद थी और सब कुछ, हमारा एक्टिविटी कुछ थी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ करता हूँ, ध्यान करता हूँ। करते करते मैंने 6 अपनी पास्ट लाइफ देखी। उसी वक्त मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ पौंडीचेरी की देखी, शिरडी की देखी, गोवा की देखी, लंदन की देखी, जयपुर की देखी, नेपाल काठमांडू की देखी। फिर जब मैं बाहर आया उस 21 आवर्स के मेडिटेशन से, मैंने 6 महीने तक ना उसको एक्सप्लोर किया। मैं हर उस जगह पे गया जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, और जो मेरा नाम समझ में आया, जो जगह समझ में आई, मैं उस जगह पे जाके उसको वेरीफाई करके आया, और वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ था। तो मैं फिर उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करनी, अब मुझे स्पिरिचुअल रिसर्च करना है। जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था, तो मुझे अंदर ये क्वेश्चन भी आया था, फिर मैं डॉक्टर बना क्यों जब मुझे यही करना था। तो यही आंसर मुझे अंदर से आया कि लोग है ना डॉक्टर की बातों को फॉलो अच्छे से करते। तो मैं हर जन्म में ये कह रहा था, काश मैं अगर साइंटिस्ट होता, काश मैं डॉक्टर होता, तो शायद मेरी बातों को लोग मानते। इज इट राइट? तो शायद उसी के एक एंकरिंग थॉट के वजह से ना मैं इस लाइफ में डॉक्टर तो बन गया, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। ऐसा है। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। ऐसा आपने अपने पूर्व जन्म को देखा, खुद को जाना, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप दूसरे का बताएं कि वो पिछले जन्म में क्या था, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल दूं कि आप मुझे बताएं कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, क्या नरेंद्र मोदी जी वो पिछले जन्म में क्या थे, तो वो आप कर सकते? मैं कर सकता हूँ, और मैंने काफ़ी ऐसे किए हैं, लेकिन प्रोफेशनली मैं बिल्कुल नहीं करता। ऐसा है। नहीं, बिना सामने वाले को बताएं। हाँ, बिना सामने वाले को बताएं। बिकॉज जो मेरी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी थी कि जहाँ पे मुझे कुछ वरदान मिले थे देखने के लिए, तो उसके वजह से ना मेरे लिए बहुत ही इजी है किसी की भी पास्ट लाइफ कभी भी देख लेना, बैठे बैठे देख लेना। उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं, उसको लेटाने की भी ज़रूरत नहीं, उसकी प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं उसको बता सकता हूँ। जैसे रिसेंटली एक ऐसा हुआ था, मेरे एक पॉडकास्ट के बाद एक बंदा कनाडा से आया मेरे पास, और उसने मुझे कहा मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, और मुझे पता ही नहीं चलता, मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, मैंने आपका पॉडकास्ट देख के आया, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है करके। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, और करते करते पता नहीं मेरे अंदर से आया कि तुम्हारी ये पास्ट लाइफ थी और इसके वजह से तुम्हें ये बीमारी है। तो उसने बोला अच्छा। और सेकंड डे उसका ये प्रोसीजर हुआ, मेरी एक टीम मेंबर ने किया पास्ट लाइफ। मैं तो करता ही नहीं हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और जब टीम मेंबर ने किया एग्जैक्टली वही पास्ट लाइफ आई जो मैंने बताया, और उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गया। और आज 3 महीने हुए, मैंने अभी इसके फॉलोअप लिए, तो उसने कहा काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई करके, ऐसा है करके। तो ये चीज़ें मेरे लिए इजी है, बिकॉज मेरा विजन ना बहुत डेप्थ का विजन है। लेकिन मुझे ये कसम दी गई थी जब मुझे ये विजन दिया गया था कि तुम कभी किसी को बताना नहीं, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नेसेसरी है करके। ऐसा है। तो मैं किसी की पास्ट लाइफ देखता हूँ, मैक्सिमम सबकी देखता हूँ, लेकिन अपने रिसर्च के लिए देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये बंदा मेरी लाइफ में आया क्यों, और मुझे इसको क्या देना है जिससे वो भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, है ना। तो मैं अपने क्लियरेंस के लिए देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रोफेशनल, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे बताओ, आप 50,000 दे दो, आपको मैं चार्टर प्लेन बेचता हूँ, मेरा आंसर बताओ। मैंने बोला ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज वो जब आपको कुछ चीज़ें मिलती है उसके साथ जो कसम मिलती है, वो कसम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो पावर आपका चला जाएगा। ऐसा होता है ना। यानी कि आप जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, उनको क्योर देते हैं। एग्जैक्टली। आप इसे गॉड गिफ्टेड कहें, वरदान कहें, कुछ भी कहें, कभी आपने सोचा कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं, अपने देश के बारे में कि देश हमारा आगे क्या कहा जाएगा, तो उसके पास्ट में जाके देखें फ्यूचर क्या कहता, कभी आपने कभी ऐसा कोशिश की? मैंने बहुत कोशिश की, और मैं कर भी रहा हूँ प्रोसेस। मतलब मैं क्या करता हूँ ना, जहाँ पे हाई पोटेंशियल प्लेसेस होती है ना, उस प्लेस पे जाके मैं रिसर्च करता हूँ, और वहाँ के लोगों को भी मैं स्टडी करता हूँ। जैसे मैं कलकत्ता रेगुलर जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, ऐसे जगहों पे जाता हूँ, सपोज दिल्ली भी तो आता ही हूँ रेगुलर यहाँ पे आपके। तो लोग क्या समस्याओं से मास ऑफ द पब्लिक सफ़र कर रही है, और मैं उसके ना सॉल्यूशंस ना एकदम साइलेंटली क्रिएट करता हूँ, और वो लोगों के बीच में लेके आता हूँ, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें उनके अंदर बदलाव सी आ रही है।
समझ में? जैसे मैं कभी नरेंद्र मोदी की हीलिंग भी करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, तो कभी मैं रामदेव बाबा की हीलिंग करता हूँ। मुझे लगता है ये लोग बहुत पोटेंशियल लोग हैं, तो इनको पावर की ज़रूरत है। तो हमारे जैसे लोग कभी भी खाली बैठते हैं, अगर उनके लिए प्रे करेंगे, दुआएं करेंगे, तो डेफिनेटली वो और अच्छे से कुछ कर पाएंगे। तो ये होता है कि जो लोग करना चाहते हैं उनको तोड़ना नहीं है, उनका डिस्ट्रक्टिव नहीं होना है, उनके लिए कंस्ट्रक्टिव बनना है, और आप साइलेंटली कंस्ट्रक्टिव बनो उनके लिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। तो मैं सीनियर सिटीजन के ग्रुप में ज़्यादा जाता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, सेकेंड इनिंग हाउस में मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप सब बुजुर्गों के पास ना बहुत पावर होता है। मैं महिलाओं के ऊपर बहुत काम करता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं उनको भी ये दो कैटेगरी के लोगों को बोलता हूँ आपके पास पावर बहुत है, बस आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो आप क्या करो ना, जब भी खाली बैठे हो ना, तो आप देशों के लिए या लोगों के लिए ना एक प्रेयर करते जाओ। ग्रुप ऑफ द आर्मी मैन के लिए करो, आज बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रेयर करो, आज बहुत से लोगों के ऑपरेशन होने वाले हैं उनके लिए प्रेयर करो। तो ऐसे ग्लोबल लेवल पे ना, मास लेवल पे अगर आप प्रे करोगे तो डेफिनेटली वो फोटॉन्स जाएंगे और उनके अंदर जो एक डर है या उनके जो कर्म है वो उसका निवारण होते जाएगा। ओके है ना? तो ये कुंभ के मेले में मैं देखता हूँ यही तो लोग करते हैं। ये जो नागा साधु आते हैं, ये 6 साल में एक बार आते हैं या 12 साल में एक बार आते हैं, तो ये सभी के लिए एक प्रकाश पैदा करते हैं और फिर वो खुद ही गायब हो जाते हैं, बिकॉज उनका तो कोई पर्सनल डिजायर तो है नहीं। उनके लिए तो यही कहते हैं कि आते हुए देखते हैं फिर कहाँ चले बस जाते हैं बस मालूम बस नहीं एग्जैक्टली चलता। एग्जैक्टली, है ना? तो हम नेचर को हील करते हैं। मैं कोई दवाई की दुकान में जाता हूँ तो मेडिसिन को हील करता हूँ। इवन मैं दारुओं की, मैं वाइन शॉप देखता हूँ तो वाइन्स को हील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सोर्स है जिसको लोग कंज्यूम करने वाले हैं, उसमें पहले एक पॉजिटिव एनर्जी डाल दो तो उसका साइड इफेक्ट कम होगा या तो उसकी इच्छा ही कम होगी। ऐसा है ना? लेकिन इन चीज़ों में क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको खुद लगा? ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं इसमें। ऐसा है ना कि आपका अपना कितना मतलब जज्बा है, आपकी कितनी एक एनर्जी है या कितना आपकी विल पावर है, आपका करेज कितना, आपका गट फीलिंग कितना है। बिकॉज ऑब्स्टिकल कहाँ है मुझे बताओ ना इस दुनिया में। नहीं, समटाइम्स आपको ऐसा नहीं लगा कि आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ किसी के लिए कर रहे हैं, XYZ पर्सन के लिए, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आपको रोक रही? क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं रोकती तो देखो रोकती तो क्या है ना कि एक होता है एक्टिवली रोक रहा है ना, और एक होता है पैसिवली रोक रहा है, राइट? एक्टिवली 10-20% होते हैं जो आपको रोक रहे हैं, 80% तो अनकॉन्शियसली रोक रहे हैं, उनको पता भी नहीं क्यों रोक रहे हैं, जबकि उनका भी फायदा हो सकता है उससे, लेकिन उनको डर लगता है ये करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनकी ये समझ ही नहीं है, उनकी सोच ही नहीं है कि भाई इससे मेरा फायदा होगा, तो वो रोकने ही वाला है। करेगा क्या वो आदमी? क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा वो, है ना? कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि किसी की डेथ हुई, उसको जलाने के लिए ले जा रहे, अंतिम संस्कार बस हो रहा है, बट सडनली वो इंसान वापस उठ जाता है। हाँ हाँ, कई बार ऐसे इंसिडेंट। हाँ, ये तो मैंने भी 2 बार एक्सपीरियंस किया है। ऐसा है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मतलब एक बार मेरा जब कजिन ब्रदर ही वॉज पास्ड अवे, हॉस्पिटल में था, बॉम्बे की ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, और मैं बहुत ही अटैच था वो मेरे कजिन ब्रदर से। 25 दिन तक मैंने उसकी बहुत सेवा की, बहुत उसके साथ हॉस्पिटल में रहा। लास्ट में डॉक्टर ने बोला इज़ नो मोर, ये नहीं बचे, तो सब लोग ने जाके प्रेयर किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाके उसको मिलने की करके। फिर लास्ट में मेरे अंकल ने बोला यार तूने इतनी सेवा की, तेरे से इतना अटैच्ड है, तू एक बार तो जाके मिल। तो मैं गया उनको मिलने के लिए, जस्ट उनके पैर छूने के लिए, और तो जैसे मैंने किया, ही ओपन द आइज़, उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलाया, मुझसे नमस्ते भी किया, एंड देन ही पास्ड अवे करके उस मोमेंट में। सेम मेरी दादी का भी ऐसे ही हुआ कि सुबह 8 बजे वो बोली, शी वॉज 102 की एज की थी, और उसने बोला आज मैं जा रही हूँ। सारे रिलेटिव्स गए उनको मिलने के लिए, और मैं कुछ ये सोच रहा था कि नहीं मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो मैं लास्ट में ये रात को 7:45 बजे पास हो गई, और मैं रात को 8 बजे पहुंचा 15 मिनट बाद, जबकि सब कुछ क्लियर था कि शी इज़ नो मोर, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दे दी। उसके बाद भी सेम ये प्रोसीजर हुआ, मैं गया, मैंने ब्लेसिंग ली कि मुझे ब्लेस करो कि मैं आगे आपके जैसे ये संस्कार को ले जाऊं। शी अगेन ओपन द आइज़, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, एंड देन शी क्लोज हर आइज़। तो ऐसे मैंने देखा है करके। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो एकदम खड़े हो गए और हमेशा के लिए खड़े हो गए, बट एटलीस्ट वो मोमेंट के लिए तो मैंने देखा है कि वो उन्होंने ओपन अप किया करके। कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे हुए ना कि लोग जो मर गए हैं और
उस फैमिली को चाहिए कि वो बंदा वापस आए। जैसे अर्ली एज में कोई बच्चे मर जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी मैंने किए, मैंने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स किए और उनसे करवाए, और उसके बाद वो बच्चा रीइंकारनेटेड बॉर्न हुआ। अच्छा। हाँ, और वो बॉर्न होने के बाद उसको वो सारी चीज़ें पता थी कि वो पहले क्या था, ये कौन है, और वो उस हिसाब से बिहेव करने लगा। तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि ये वही चाइल्ड है जिसको हम चाहते थे, ऐसा है करके। तो चीज़ें तो होती है, इट्स अल्टीमेटली योर इंटेंशन, और ऊपर वाला है तो वो करेगा, ऐसा है। जाते जाते जानना चाहूँगी कि भारत का भविष्य क्या कहता है 2025 के आगे की पिक्चर, जैसा हम लोग सोचते हैं। हाँ, ऐसा पॉसिबल है? हाँ। तब क्या कुछ है आगे भारत की ग्रोथ? देखो, भारत की ग्रोथ है ना, दो ही तरीके से डिवाइडेड है। एक ये ग्रोथ है कि हम कितने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो मटेरियल में हम आगे जाते हैं, और हम कितने ईस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हम स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली ग्रो करते हैं। इज इट राइट? आज का दौर में ऐसा हुआ है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो वो ईस्टर्नाइज्ड बनेगा, और अगर पेरेंट्स बच्चों से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये अल्टीमेटली देखा जाता है कि जब ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो बच्चे इंडिया छोड़ के अब्रॉड चले जाते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी नीड को, डिज़ायर को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ ईस्टर्न कल्चर खत्म हो रहा है, बच्चे ही गायब हो रहे हैं। जी। जब बच्चे जो पोटेंशियल है, जो टैलेंटेड है, जो इंटेलिजेंट है, जो एजुकेटेड है, वही गायब हो रहे हैं, और फिर बचा क्या यहाँ पे? बिल्कुल। बचा ही क्या, राइट? तो सपने देखो किसी के लिए भी बड़े बड़े, लेकिन उस सपनों में अच्छे संस्कार चाहिए या सोल लेवल पे डिज़ायर्स चाहिए। तो मुझे लगता है ना कि हम स्ट्रेस नहीं देंगे, सुसाइड भी नहीं करेंगे बच्चे, कंट्रियों से नहीं भागेंगे, और जो भी हम चाहते हैं कि लोग सनातन धर्म को फॉलो करें या रिलीजन को फॉलो करें, जिस भी धर्म में हो उसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, बुरा सिखाता नहीं है। ये तो ह्यूमन क्या है ना, अपने स्वार्थ की वजह से कंपैरिजन करता है कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो उसमें कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। आप है ना महाराष्ट्र बोर्ड देखो, दिल्ली बोर्ड देखो, या कैम्ब्रिज बोर्ड देखो, अल्टीमेटली बोर्ड का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस कि कौन से बोर्ड से आपको बाहर आना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इज इट राइट? तो भारत का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज भारत में बहुत पोटेंशियल लोग हैं। लेकिन होता क्या है ना, ये बड़े संत साधु गुरु जो यहाँ पे आज हैं, इनको जब यहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता है ना, तो ये गुरु पूर्णिमा जैसे दिनों में ये अब्रॉड ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग उनको वेलकम करते हैं, और यहाँ पे लोग टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। जी। इज इट राइट? तो हम यही सोचे कि अगर भविष्य को और अच्छा बनाना है तो जिस गुरु को हम मानते हैं अच्छे से फॉलो करें, सरेंडर करें, जिस रिलीजन को हम मानते हैं और अच्छे से सरेंडर करें, और दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, कंपेयर ना करें, तो भविष्य और अच्छा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इज इट राइट? भारत की लीडरशिप को लेके इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी हमने मोदी जी के कार्यकाल को एक लंबे समय से देख रहे हैं। हाँ। एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उनकी पहचान होती Yes, है, yes, लेकिन yes. अब हम लोग पीएम मोदी के बाद का जो लीडर होगा वो कैसा होगा, इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, फ्यूचर लीडर, देखो, लीडर बनता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस माइंड पैटर्न से। समझ में कि नहीं? मतलब लाखों करोड़ों लोग की एक सोच से एक लीडर बनता है, राइट? फिजिकली वो कोई भी हो, करेगा वही जो इंसान की सोच क्या ओवरटेक कर रही है, कि लाइट वाली सोच है कि एब्सेंस ऑफ लाइट वाली सोच है, और वो जैसी सोच रहेगी वो बंदा वैसा ही काम करेगा। तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते ये इंसान ने बुरा किया, ये इंसान ने अच्छा किया। हमारी कलेक्टिव सोच क्या थी? हमारी अगर डेवलपमेंट की थी तो डेवलपमेंट हुआ, हमारी अगर ऐसी थी कि भाई लोग धार्मिक क्रियाओं में आए तो धार्मिक क्रियाएं बाहर आएंगी। इज इट राइट? तो हमने जो सोचा है हम ही उसके भागीदार होते हैं, और हम ही एक्चुअली वो लीडर हैं जो इस कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो पर्सन है जो ले जाएगा, हमारी सोच का कंट्रीब्यूशन ले जाएगा। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसे पहले लोग कहते थे कि जो यूथ होता है ना वो नेशन होता है ना, भविष्य होता है उसका। तो ऐसा नहीं सिर्फ यूथ होता है, इवन सीनियर सिटीजन भी अगर वो लाइट के बारे में सोचेंगे तो वो जाने से पहले ना बहुत से लोगों को जागरूक करके जाएंगे, तो देश तो अच्छा ही रहेगा जी, है ना? सिर्फ इतनी है, चीज़ें टूटती हैं, पुरानी चीज़ें छूटती है, अगर उसके लिए हम तैयार हैं तो देश का विकास है।
इज इट राइट? अभी मैं गुवाहाटी में गया था तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रक्चरल चीज़ें दिखी, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर कह रहा था सर अब हमें ये गुवाहाटी अपना नहीं लग रहा है। मैंने बोला क्यों? बोलता है ये देखो ये इधर फ्लाईओवर बना दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्योंकि वो प्रोग्रेस उस लेवल पे नहीं चाहता है, चेंज नहीं चाहता है। फिर मैंने पंडितों को वहाँ पूछा कि भाई क्यों बलि चढ़ाते हो, मतलब नहीं अब साइंस क्या है? तो बोलते साइंस हमें नहीं पता, बस माँ ने कहा कि भाई सेक्रीफाइस करना है। मैंने कहा कौन सी माँ बोलेगी कि किसी का बच्चे का सर धड़ कर दो करके? तो वो प्रोग्रेस नहीं चाहते तो देश कहाँ से विकास होगा? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हमें ना उन जगहों के लिए प्रे करना चाहिए जो लोग एक्चुअली बाहर नहीं आना चाहते, जो लोग अपने कंफर्ट नहीं तोड़ना चाहते, जो परिवर्तन नहीं पसंद करते, अदरवाइज देश डेवलप नहीं होगा। वॉट एवर इज अ नीड हैज टू बी सप्लाइड, दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना? बिल्कुल। और इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ इसी पर किस तरह से वो इन चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, अपने वे ऑफ लिविंग को बेहतर कर सकते हैं? या मतलब मैं तो एक ही संदेशा सबको दूंगा कि जितना हो सके खुद के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं मोबाइल में ज़्यादा समय स्पेंड कीजिए, दूसरों के इंस्टा में, फेसबुक पे उसके स्टेटस में जाइए, चैटिंग कीजिए या ऐसे वैसे वीडियोस देखिए कि जिससे आपका मोरल डाउन होगा या आपकी लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, माइंडसेट डिप्रेशन में, एंजाइटी में क्रिएट होगा। बल्कि ऐसी सारी चीज़ों में उलझिए जिससे आपको नेक्स्ट मोमेंट बेस्ट लगे। तो अगर इस प्रेजेंट में आप कुछ बेटर कर रहे हो तो नेक्स्ट मोमेंट में आप बेस्ट करोगे। इस मोमेंट में अगर आप उन चीज़ों में उलझे हो जो चीज़ें नेगेटिव है या एब्सेंट ऑफ लाइट वाली है तो नेक्स्ट मोमेंट आपका वर्स्ट रहेगा। तो दैट्स द सिंपल मैं संदेशा देने की कोशिश करता हूँ। हेल्थ पे फोकस करोगे तो डिजीज़ नहीं आएगा, राइट? भगवानों की क्रियाओं पे फोकस करोगे तो कभी गलत कर्म करोगे ही नहीं, कभी पाप करोगे ही नहीं करके। गुरुओं के सानिध्य में रहोगे तो डेफिनेटली वो अच्छा मार्गदर्शन ही देंगे, लेकिन आपका सरेंडर भाव अच्छा होना चाहिए, आपका विश्वास अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज आधे मन से आप जब जाओगे तो चीज़ें आधी ही आपको मिलने वाली है। फिर आप ब्लेम करोगे देखो ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये हमारे पे निर्भर होता है कि एक्चुअली हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, और अगर वो एंड रिजल्ट को आप पहले से ही पॉजिटिवली प्रेडिक्ट करते हो या विजुअलाइज करते हो या फील करते हो, इस दुनिया में कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो God bless मच। you.